हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर फाइन। सब लोग अच्छे से होंगे। तो आपकी बहुत सारी क्वेरीज आ गई थी और मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे, तो मैं आंसर नहीं दे पाया बीच में। और आज मैं आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज जो है उनके आंसर दूंगा। तो शुरू करते हैं, बस आपकी क्वेरीज ले लेता हूँ मैं। तो जो पहली क्वेरीज है वो कपिल खींची लिखते हैं कि सर डिप्टी चीफ इंजीनियर और सीनियर डिविजनल इंजीनियर सेम ही पोस्ट होती है। हाँ जी, ये पोस्ट सेम पोस्ट होती है। अगर आप डिवीज़न में काम कर रहे हैं तो आप सीनियर डिवीजनल इंजीनियर की तरह काम करेंगे, और अगर आप हेडक्वार्टर में हैं तो डिप्टी चीफ इंजीनियर होंगे, और अगर आप कंस्ट्रक्शन में तब भी डिप्टी चीफ इंजीनियर होंगे। तो पोस्ट सेम है, बट आपका वर्किंग एरिया अगर डिवीज़न है तो सीनियर डिवीजनल इंजीनियर, और अगर आप हेडक्वार्टर या कंस्ट्रक्शन में तो डिप्टी चीफ इंजीनियर। तो उसके बाद उज्ज्वल कुमार उपाध्याय लिखते हैं, सर रेलवे कैडर मर्जर नवंबर में होना था, लेकिन नवंबर नो अपडेट एनी लास्ट वीक नवंबर एनी न्यूज़ सर। देखिए, ऐसा है, अभी कुछ ऑफिशियली कोई लेटर तो नहीं आया है या कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है इस संदर्भ में, बट सुनने में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसमें जो कैडर मर्जर हो रहा था, जो ऑफिसर्स का जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स का कैडर मर्जर शायद अब नहीं होगा, और एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स जो है उनकी सीनियरिटी जो है वो अपने अपने कैडर में रहेगी, और उसी के हिसाब से उनके प्रमोशंस आगे होंगे अपने अपने कैडर्स की सीनियरिटी से जब नंबर आएगा। तो जो मर्जर का एक विशेष एडवांटेज होने वाला था कि सीनियरिटी सबकी जो है मर्ज हो जाती, तो जो प्रमोशंस में 2-2 साल के डिफरेंसेस आ रहे हैं डिफरेंट कैडर्स में, वो जो है नहीं आते IRMS होने के बाद, जो एक एडवांटेज लग रहा था, तो वो जो है अब नहीं हो पाएगा और लगता है। और अब जो है कैडर सबके अलग अलग होंगे, तो सबके प्रमोशंस में जो डिफरेंस आता था वो एग्जिस्टिंग वो बना ही रहेगा। और लेकिन नए लोग जो आ रहे हैं, नए रिक्रूट आ रहे हैं, उनको जो है एक यूनिफाइड करके लिया जाने का डिसाइड कुछ हो रहा है। तो उसमें अगर जो नए लोग आएंगे उनकी सीनियरिटी एक साथ रहेगी, तो उनको जो है ये आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं होगी जो प्रमोशंस में डिफरेंस की होती थी। लेकिन जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी सेम ही रहेगा। ऐसा कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, या मतलब कुछ ऐसा अभी र्यूमर्स हैं, तो उसके बारे में सही है गलत है नहीं कह सकते, बट ऐसा सुनने में आ रहा है। दूसरा एक चीज़ आ रही है कि जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन पैनल से होगा, जो DRM GM मेंबर्स वगैरह का होगा। इसमें सिलेक्शन पैनल डिसाइड करेगा कि किसको सिलेक्ट करना है। वैसे पहले सीनियरिटी से होता था और APR वगैरह देखी जाती थी। अब जो है सिलेक्शन पैनल कुछ ऑफिसर्स जो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे उनमें से सिलेक्ट करेगा कि किस ऑफिसर को करना है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सीनियर ऑफिसर ही बने, जूनियर ऑफिसर भी बन सकता है। तो ये एक जो है अपडेट है अभी, और बाकी फिर जैसा भी अपडेट होगा मैं देता रहूँगा। मेडिकल टेस्ट इन UPSC एग्जामिनेशन के बारे में बताया कि हेपेटाइटिस B पॉजिटिव है तो क्या रिजेक्ट हो सकते हैं। हाँ जी, हेपेटाइटिस B हो तो आपकी ब्लड रिपोर्ट में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ब्लड टेस्ट होता है, तो इसमें जो है रिजेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इसके बारे में जो डिटेल्स है वो कोई मेडिकल जो एक्सपर्ट है वही बता सकता है। शाहिद अहमद जो है वो तारीफ़ कर रहे हैं, नाइस वीडियो, थैंक यू शाहिद। निर्लिप्ता जाना ने लिखा है, सर आई हैव डन BTech इन ECE, नाउ आई एम वर्किंग एज एन ALP, आई वांट टू गो द इंजीनियरिंग और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्शन, हाई कैन आई गो देयर। यू कैन ईजिली क्वालिफाई। आप जो एग्जामिनेशन होगा अब IRMS का जिस भी मीडियम से होता है उस पर आप अप्लाई करिए। आपके पास BTech की डिग्री है, आप अप्लाई करके उसमें जा सकते हैं, या आप जो SSC या JEE का एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू भी रेलवे में आ सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, आप जैसे भी आना चाहें आप आ सकते हैं। जयेश प्रस्तुत लिखते हैं, क्या बात है सर। ओके जयेश, थैंक यू। उज्ज्वल भारद्वाज लिखते हैं, हाउ इज़ द मेडिकल फैसिलिटी इन IAS। मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, रेलवे के हॉस्पिटल्स हैं हर जगह, और जो फैसिलिटी रेलवे के हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, वैसे वेल इक्विप्ड है, बट उसके बाद भी जो अगर फैसिलिटी नहीं है तो रेलवे रेफ़र भी कर देता है। अगर आपका कुछ मान लीजिए क्रिटिकल मामला है तो एम्स में, या टाटा मेमोरियल रिसर्च सेंटर है बॉम्बे में, और बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स के साथ कोलैबोरेशन है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ, तो वहाँ आप रेफ़र कर देते हैं, तो उसमें आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको और आपकी फैमिली का ट्रीटमेंट हो जाता है। बाकी कुछ नॉर्मल है तो आपको रेलवे हॉस्पिटल में भी काफ़ी सारी फैसिलिटी है, वहाँ आप इलाज करा सकते हैं। उज्ज्वल भारद्वाज, डू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रेलवे गेट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड टेंडर लाइक सिविल इंजीनियर्स रेलवे। यस, वो तो सारे इंजीनियर्स के लिए सेम ही चीज़ है। जो सिविल इंजीनियर्स के साथ जो पावर्स है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पास भी है, वो मैकेनिकल के पास भी है।
होता क्या है कि पावर जो है वो आपकी डेजिग्नेशन आपका उससे ग्रेड से होती है। आप जे ग्रेड में अलग पावर, सीनियर स्किल में अलग पावर, जूनियर स्किल में अलग पावर, एसएजी में अलग पावर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में। लेकिन ब्रांच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, एसएनटी हो, सब पे पावर सेम रहते हैं। ग्रेड से पावर जो है वो थोड़े थोड़े चेंज होते हैं। उसके लिए एक शेड्यूल ऑफ पावर है जो बुकलेट है रेलवे की, उसके अनुसार जो है आपके डिफरेंट चीज़ों में, टेंडर्स में, वर्क्स में और आपका वर्क सैंक्शन करने में, आप टेंडर कमेटी में, सब में अलग अलग पावर्स हैं, वो उसमें डिफ़ाइन की गई हैं। उसी हिसाब से लोग काम करते हैं। सिंगल टेंडर की अलग है, ओपन टेंडर की अलग है, डिफरेंट है। सर मैं एक वीडियो ऑन आईएएस रविंद्र भोसले कहते हैं, इसकी कोई डिटेल्स में है तो बताइए। आईएएस सिविल इंजीनियर का आईआरएससी पे मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उसको देख सकते हैं। और उसमें जो है सिविल इंजीनियर्स की वर्किंग के बारे में जानकारी दी है। वैसे सिविल इंजीनियर्स का जो वर्किंग है वो बेसिकली जो है एएन और डीएन और सीनियर डीएन जो है वो सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन के अंडर में काम करते हैं डिवीज़न में। और कंस्ट्रक्शन में जो होता है वो डिप्टी चीफ इंजीनियर होता है। और जो सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन होता है वही जो है ज़्यादातर ब्रांच ऑफिसर मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है। बाकी सेक्शनल सीनियर डीएन और डीएन उसके अंडर में होते हैं डिवीजनल इंजीनियर और सीनियर डिवीजनल इंजीनियर। और इनके एरिया जो हैं वो एरिया वाइज बटे होते हैं, मतलब सेक्शंस बटे होते हैं। जैसे एक डिवीज़न है तो उसमें मान लीजिए, एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि कोई एक डिवीज़न है जिसमें 4 सेक्शंस हैं। जैसे एक दानापुर डिवीज़न है तो उसमें मान लीजिए पटना क्यूल सेक्शन है, फिर क्यूल गया सेक्शन है, और उसके बाद आपका फिर एक सेक्शन की पटना से बक्सर गया है। तो डिफरेंट सेक्शंस के अलग अलग सीनियर डीएन होंगे। तो उस तरह से एरिया वाइज जो है उनके सेक्शंस बटे होते हैं। उसके अंतर्गत जितने भी आपके पीवे से रिलेटेड काम होते हैं, मतलब ट्रैक से रिलेटेड, वो देखते हैं। और प्लस आपकी जो कॉलोनी का जो सिविल इंजीनियरिंग का मेंटेनेंस होता है क्वार्टर वगैरह का, वो देखते हैं। तो ये बेसिकली सिविल इंजीनियर्स का वो है। उसके बाद राजेश राणा जो है वो लिखते हैं, अमित कुमार लिखते हैं फर्स्ट ईयर आई एम फ्रॉम धनबाद। ओके अमित। IRMS राजेश राणा लिखता है, राजेश राणा लिखते हैं सर इफ़ IRMS विल हैपन द सिलेक्शन थ्रू यूपीएससी CSE और नॉट। अभी तो CSE की बात है, बाकी क्लैरिफिकेशन आने दीजिए। जैसे क्लैरिफिकेशन आएगा तो बाकी और चीज़ें भी पता चल जाएंगी। सेपरेट एग्ज़ाम होता है, CSE से होता है। इसके बाद हर्ष सिंह लिखते हैं सर आप IAS की जॉब के लिए कितने घंटे पढ़ाई करते थे। देखिए पढ़ाई में जॉब कर रहा था साथ में, तो 3-4 घंटे ही कर पाता था डेली। लेकिन लास्ट के 3 मंथ्स मैंने जो है छुट्टी लिया था, और उस दौरान जो है मैं करीब 12 से 16 घंटे के बीच पढ़ाई करता था डेली। और वो मैंने एक वीडियो इसमें है मेरा कि हाउ मैनी आवर्स ऑफ स्टडी रिक्वायर्ड, उसको आप देख सकते हैं। तो वैसे जो है लास्ट के 3 मंथ्स जो मैंने पढ़ाई की थी वो करीब जो है बिटवीन 12 to 16 आवर्स की थी पर डे। और ब्रदर पावन राका कहते हैं सर व्हाट इज सैलरी आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ ज्वाइनिंग एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। हाँ, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जे ग्रेड तक का मैंने बता दिया था, उसके आगे की सैलरी डिटेल्स जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगा। आप जुड़े रहिए, आपको बता दूंगा बाकी जो डिफरेंट ग्रेड्स हैं उनके। इसके बाद प्रशांत सागर कहते हैं सर रेलवे टेक्निकल ऑफिसर का रिक्रूटमेंट कब शुरू होगा। ये तो मैं नहीं कह सकता कब शुरू होगा, और जैसे शुरू होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बट कब शुरू होगा आई कांट से। और DK बेहरा कहते हैं, इंजीनियर DK बेहरा कहते हैं सीनियर डी इज इक्वलेंट टू सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ऑफ स्टेट PSC। यस, इट इज इक्वलेंट टू द सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के इक्वलेंट सीनियर डी होता है। डिवीजन इंजीनियर जो है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के इक्वलेंट होता है। और ADE जो असिस्टेंट डिवीजन इंजीनियर होता है वो असिस्टेंट इंजीनियर के इक्वलेंट होता है। सो दिस इज वेरी क्लियर। आदित्य शर्मा कहते हैं सर प्लीज़ रिलीज न्यू वीडियो ऑन पेपर पैटर्न ऑफ IRMS। ये मुझे जब खुद क्लियर होगा तो मैं आपको बताऊंगा, और जैसा जैसा न्यूज़ मुझे पता लगती है वो मैं आपको बताता रहता हूँ अपडेट। और इसके बारे में पेपर के बारे में जो क्लैरिफिकेशन वगैरह आएगा सिलेबस का, तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा। लाल विश्वकर्मा लगते हैं सर रेलवे क्लब के अंदर का नज़ारा दिखाने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको दिखाया एक रेलवे क्लब पे मेरा एक वीडियो है, आप देख सकते हो। उसमें बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस कोर्ट, बिलियर्ड वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, स्विमिंग पूल है। तो यू कैन सी दैट वीडियो, इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल। लाली विश्वकर्मा लिखते हैं लेकिन एक वक्त बाद IAS IPS को भी गुड सिटीज़ में रहने का चांस मिलता है, बट फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रांसफर, बट हाँ ये ट्रांसफर्स उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज उनके पॉलिटिकल भी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है, और ट्रांसफर्स जो है वो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको फिर आप जब अटैच हो जाते हैं, किसी सेक्रेटरी बन जाते हैं, देन आपका स्टेट कैपिटल में पोस्टिंग हो जाता है। ये बात सही है, सीनियर लेवल पे आके। रवि राज कहते हैं इन इंटरव्यू डिड दे आस्क्ड अबाउट इंटर्नशिप। नो, दे डिडंट आस्क अबाउट इंटर्नशिप। इसके बारे में नहीं पूछते हैं नॉर्मली,
और इसमें जो है आपका जो प्रैक्टिकल आपने कहीं जॉब आप किया है, एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, बट इंटर्नशिप वगैरह के बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं। विक्रम अग्रवाल सर, आप रुद्रेश कुमार लिखते हैं सर, टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करने का सैलरी इंक्रीज होती है? नहीं, सैलरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करने से सैलरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम रहती है। रुद्रेश कुमार सर, आपने सैलरी सिस्टम इतने अच्छे से समझाया कि मज़ा आ गया। ओके, थैंक यू रुद्रेश। दनीश राणा लिखते हैं सर, दनीश राणा जो है इनके कमेंट्स हैं 2-3। हैप्पी दिवाली, थैंक यू, हैप्पी दिवाली आपको भी। उसके बाद जो है गुज्जा तरुण मणिक किरण, बड़ा लंबा नाम है, ये लिखते हैं प्लीज़ इन्फॉर्म अबाउट IRMS। तो मैंने आपको बता दिया है उसके बारे में जो मुझे इन्फॉर्मेशन थी। और अनार खान नाखस कहते हैं सर, IAS ऑफिसर गेट 2 एडिशनल इंक्रीमेंट एट लेवल 10, 11 एंड 12 एंड ओनली IAS ऑफिसर गेट दैट प्रोपेल। नहीं, ये आपको कुछ गलत इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। देखिए, ऐसा होता है कि जब भी इंजीनियरिंग वाले भी IAS में जो आते हैं, रेलवे में जाते हैं, जब मेरे साथ भी हुआ है, तो ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों को 2 एडिशनल इंक्रीमेंट वहाँ मिल जाते हैं। और वो जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो अलग है, और एडिशनल इंक्रीमेंट जो है वो अलग मिल जाते हैं। तो ये जो है सभी सर्विसेज में है, और बाकी सर्विसेज में का डिटेल में भी वहाँ भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ IAS ऑफिसर्स को मिलते हैं, सभी ग्रुप ए ऑफिसर्स को एडिशनल इंक्रीमेंट मिलते हैं। और जब भी आपका प्रमोशन होता है तो आपको एक एडिशनल इंक्रीमेंट मिलता ही है, आपके रेगुलर इंक्रीमेंट के अलावा। और नगर नाकर कहते हैं सर 2022 में DA कितना होगा, एनी आइडिया? देखिए, आप अगर 4% से हम लेके चलते हैं तो 17% था, और उसके बाद जनवरी 20 से 21 होना था, और जुलाई में फिर अगर 4% मान के चलते हैं तो 25, देन जनवरी 21 29, और जुलाई 21 33, एंड देन जनवरी 22 जो आप पूछ रहे हैं तो 37। तो अगर हम 4% लेके चलते हैं, वैसे ये वेरी करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, बट अगर हम 4% लेके चलते हैं तो 37% होगा 22 में। रेलवे रेस्ट हाउस दार्जिलिंग के बारे में रितेन विश्वास कहते हैं बुकिंग कैसे करें? देखिए, अगर आप रेलवे ऑफिसर्स हैं तो आप बुकिंग आपकी हो जाती है। आप सब जगह दार्जिलिंग का हर एक जोन का कोटा है, आप अपनी जोनल हेडक्वार्टर में जो भी आपके डिप्टी जनरल मैनेजर है उनके थ्रू बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप रेलवे ऑफिसर्स नहीं हैं तो आपको रेलवे ऑफिसर्स के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप उनके रिलेटिव हैं, कोई आपके रेलवे ऑफिसर्स या फैमिली में हैं तो आप कर सकते हैं, और यही इसका प्रोसीजर है। और उसके बाद कुछ उसका पेमेंट होता है, वो जमा करना होता है, वो स्टेशन पे जमा हो जाता है, और उसके बाद आपका बुकिंग हो जाता है। इसके बाद रविंद्र भोसले कहते हैं सर प्लीज़ मेक वीडियो ऑन IAS ऑफिसर लाइफ स्टाइल। मैंने लाइफ स्टाइल पर एक वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं, IAS ऑफिसर लाइफ स्टाइल, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस की है। अर्घा खास कहते हैं सब इफ एनीवन डू नॉट वांट टू टेक बंगला एंड खुद का रहने का अरेंजमेंट होगा तो उसको HRA क्लेम। हाँ, बिल्कुल, उसको HRA मिल जाएगा। अगर वो खुद के घर में कोई रहता है, बंगला नहीं लेता है रेलवे का, तो उसको HRA मिल जाएगा। तो इसमें कोई जो है संदेह नहीं है। सुदेश चौहान कहते हैं सर डज IAS ऑफिसर लीव देयर जॉब फॉर प्राइवेट जॉब? इफ यस देन व्हाट काइंड ऑफ कंपनी रिक्रूट एक्स IAS ऑफिसर? देखिए, रेलवे में जो मेरे यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स जो गए हैं, या सिविल इंजीनियरिंग के कुछ ऑफिसर्स गए हैं रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट में, जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जैसे कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड है, उसमें कई रेलवे ऑफिसर्स हैं जो सिग्नल एंड टेलीकॉम विंग से हैं, आपका इलेक्ट्रिकल से हैं, सिविल इंजीनियरिंग से हैं, और उस तरह के जो है और भी L&T है, लार्सन एंड टुब्रो, उसमें कई ऑफिसर्स गए हैं रेलवे से जिनको कंस्ट्रक्शन वगैरह का एक्सपीरियंस है। काफ़ी सारी कंपनी जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में रिलेटेड रहती है उनमें लोग जाते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर्स में आप जा सकते हैं रेलवे के एक्सपीरियंस के बेस पे। अर्पण चक्रवर्ती सर एनी अपडेट ऑन IRMS? जो मैंने आपको बताया वही अपडेट है अभी, उसके बाद जो होगा वो बता दिया जाएगा। शुरुआत में ही बताया इस वीडियो के। सर DA हर्षित श्रीवास्तव सर DA ऑफ IAS ऑफिसर्स इज हायर देन IAS? नो, ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता है। DA सबका सेम होता है। सारे सेंट्रल गवर्नमेंट क्लास 1 ऑफिसर्स, वेदर IAS, IAS, IFS, IPS, सबका जो है बेसिक सैलरी जो है सेम होती है सारे ग्रेड्स में, और सबका DA सेम होता है, सबका HRA सेम होता है, सबका जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस सेम होता है। तो इसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं होता है, सबका ये चीज़ सेम होती है। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, बहुत टाइम हो गया है। बस यूँ ही जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।